हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की है। यहाँ पर वर्ष 2024-25 जो हमारा इस सत्र का जो शिक्षण सत्र है इस वर्ष का, वह है हमारा वर्ष 2024-25। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 2024-25। यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है उसमें 3 भाग दिए हुए हैं। तो हम प्रथम भाग जो हमारा अतीत इतिहास है उसका पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है को लेकर आए हैं। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो फैक्टर, नवाब, दीवान या सौदागर। तो इन्हें फैक्टर, ये नंबर है इसका फैक्टर, इस नाम से इसे जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार, संधि पत्र। तो फरमान किसे कहते हैं? शाही आदेश, ये नंबर शाही आदेश को। प्रश्न नंबर 3 है मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? गेहूं, चावल, काली मिर्च, इलायची, ज्वार, बाजरा या रेशम। तो इसका उत्तर है बी नंबर, काली मिर्च और इलायची के लिए मालाबार तट प्रसिद्ध था। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्ट्री, प्रेसिडेंसी। जो हमारी प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये नंबर फैक्ट्री, बी प्रेसिडेंसी, सी कोर्ट और डी रेगुलेटरी। तो इससे हम जानते थे बी नंबर प्रेसिडेंसी से। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 5। कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? झांसी, सतारा, नागपुर या अवध। तो अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया हमें? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हम देखेंगे ये 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया व्यापारी कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। नंबर बी है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल प्रांत की दीवान प्राप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में क्या प्राप्त हुआ? बंगाल प्रांत की दीवान। सी नंबर है सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति मीर जाफर भी एक कारण था। फिर है हमारा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति चलाई गई। ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो वास्को द गामा पुर्तगाली यात्री के द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इजाज़तनामे से क्या आशय है? तो इजाज़तनामे का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है? बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को
स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठा की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सहायक संधि की शर्तें क्या थी? सहायक संधि की शर्तें नंबर 1, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। देसी रियासत अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार हुए। नंबर 1, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजदारी अदालत होगी और दीवानी अदालत होगी। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की होगी। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया? प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी के सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच संघर्ष, विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण, भारी कर लगने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों के टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा गया है? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं। सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा गया? लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी देशी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए अपनाई थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कहता है? देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है
और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। यह थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जिसने कि इस नीति में सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया था और लॉर्ड डलहौजी अपनी विलय नीति अपनाता था। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 18 को पूर्ण कर दिया है। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि वह आने वाले वीडियो हमारे देख सकें।